जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट प्लेयर्स। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है आज ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया के लिए और सरप्राइज़िंग भी है, शॉकिंग भी है और एक्सपेक्टेड भी है। रिज़वान ड्रॉप हो गए हैं, शादाब खान की वापसी हुई है और आकिब जावेद के होते हुए तो आप ये सब एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। उस पे बात करेंगे, मेरे साथ हसन भाई मौजूद हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन्स तो आज यही थी स्क्वाड देखने के बाद कि मोहम्मद रिज़वान ड्रॉप हो गए हैं। डिस्पाइट इस के वो पिछले 2 साल के पाकिस्तान के सबसे बड़े परफ़ॉर्मर हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने परफ़ॉर्म किया ओडीआईज़ में। उनकी 49 की एवरेज है लास्ट 2 इयर्स में और जो लास्ट 5 ओडीआईज़ रिज़वान ने खेले हैं, उसमें उनकी 2 50 हैं और 1 44 है। तो इस परफ़ॉर्मेंस के बाद वो ड्रॉप हो गए हैं। किस बेस पे ड्रॉप हुए, क्यों हुए हैं? अगर आप फॉर्मेट मिक्सिंग आती है तो उन्होंने लास्ट इनिंग्स में जो अपनी टेस्ट में खेली उसमें 94 किया है। बांग्लादेश सीरीज़ में ग़ालिबन वो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। तो अगर आपने फॉर्मेट मिक्सिंग की तो उस हिसाब से भी उनका ड्रॉप नहीं बनता। पिछली सीरीज़ देखनी थी उस हिसाब से भी ड्रॉप नहीं बनता। तो पता नहीं आपने किस बेस पे रिज़वान को ड्रॉप किया है? हसन भाई क्यों ड्रॉप हुआ है रिज़वान? आपको कुछ समझ आता है? यार मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर फॉर्मेट मिक्सिंग ही करनी है तो आपने साहिबजादा फरहान को टी20 की बेस पे आप उसको ओडीआई में लेके आए ना। तो इस तरह अब रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है लास्ट। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद वो मतलब इस पूरी सीरीज़ में उस तरह नहीं खेला फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स के बाद। तो पहली दफ़ा लग रहा था कि थोड़ा बहुत अच्छा मिडल कर रहा है, तो उसका वो कॉन्फिडेंस भी आ गया था। तो आप इतने सबसे आपका रिलायबल कीपर तो यही है, इतना अच्छा वाइड बॉल का, तो आप उसको निकाल रहे हो। तो सबको पता है कौन है इसके पीछे, क्यों है इसके पीछे। ये वही बंदा है जिसने सुफियान मुकीम को साइडलाइन कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, या उससे पहले भी। हालाँकि वो सबको पता है कैसे वन साइडेडली पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग करवा के आया था न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ से। अब यही बंदा चीफ सेलेक्टर है, सब कुछ करता-धरता यही है, तो यही तबाह कर रहा है। ये बंदा रिज़वान जब कैप्टन था तो खुद जाके ना टीम सेलेक्ट करता था। इसने अपनी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भेजे होते थे, वो जाके टीम कैप्टन और कोच टीम नहीं सेलेक्ट कर रहे होते थे। हमारा जो चीफ सेलेक्टर था या कोच था जो भी था, यही था सब कुछ, ये टीम सेलेक्ट कर रहा होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से ये आए हैं तो इनका तो यही नज़र आता है कि 2 प्लेयर्स से इनको बहुत ज़्यादा मसला है। एक बाबर, एक रिज़वान। रिज़वान के साथ तो इन्होंने जो ज़ुल्म किया है, आते साथ उनको टी20 के ओनली 4 टी20s की परफ़ॉर्मेंस पे उनको टी20 की कप्तानी से हटा दिया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में खुद टीम बनाई, उसमें रिज़वान का कोई इनपुट नहीं था। जैसे हसन भाई ने कहा प्लेइंग 11 तक खुद बनाई, उसमें तो ये इंटर्न हेड कोच भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में। सब कुछ इनका था। चैंपियंस ट्रॉफी हारे, एक सीरीज़ और हुई, रिज़वान को ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया और फिर ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जिसकी अपनी जगह इस टाइम जिस पे क्वेश्चन रेज़ होते हैं उनकी अपनी जगह पे। उनकी फ़िटनेस पे, उनकी पेस पे, उनकी एक्यूरेसी पे, उस पे कितने सवाल आते हैं, ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया। तो इस वक़्त आप अगर तीनों फ़ॉर्मेट्स को देखें, तीनों फ़ॉर्मेट्स में जो कप्तान है, अगर वो कप्तान ना हो तो उनकी अपनी जगह उस प्लेइंग 11 में मुश्किल से बनती है या नहीं बनती। तो ये वही आकिब जावेद साहब हैं, पिछली वीडियो में भी बात की थी, उससे पिछली में भी बात की थी। उसके अलावा भी रिज़वान को अगर आपने ड्रॉप करना है, अगर आप आगे के लिए देख रहे हैं, चलें हो गया, आप ड्रॉप करना चाहते हैं। अगर आपके पास बेंच पे कोई एडम गिलक्रिस्ट बैठा हुआ है, डोमेस्टिक में कोई आपके पास बैठा हुआ है कुमार संगकारा, कोई मैथ्यू हेडन पड़ा है या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपके पास पड़ा है, कोई एमएस धोनी पड़ा है, तो आप बिल्कुल रिज़वान को बिठाएँ। लेकिन आप रिज़वान को बिठा के आप किसको ला रहे हैं स्क्वाड में गाज़ी गौरी, जिनकी लिस्ट ए में 20 की एवरेज है। तो ये सरासर मुझे लगता है जो आपके 6 बंदे हैं सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान मिला के, ये टीम ऐसे बनी है कि 2 तेरे, 2 मेरे, 2 उसके, 2 उसके। ऐसे करके कोई इन्होंने 15 का स्क्वाड बनाया है, 17 का। उसमें 2 सरफराज के, 3 सरफराज के नज़र आ रहे हैं। गाज़ी गौरी जब से सरफराज साहब पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हैं या उनको कोई रोल मिला है पीसीबी में, आपको गाज़ी गौरी हर जगह पे नज़र आएँगे। गाज़ी गौरी आपको पाकिस्तान ए के साथ नज़र आए पहले, राइजिंग स्टार एशिया कप में। उसके बाद गाज़ी गौरी साहब जो है आपको पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट बांग्लादेश में उनको तरक्की मिल गई। फिर अभी वो टेस्ट स्क्वाड में आ गए और अभी आप दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड में आ गए। तो समझ से बाहर है फिर उसके बाद आप देखिए शादाब खान आ गए। 3 साल से उन्होंने कोई ओडीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेला, उन्होंने कोई लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेली। ना तो चले परफॉर्मेंस हो ना हो अलग बात है, उन्होंने खेली ही नहीं है। वो किस बेस पे आए हैं स्क्वाड में?
वो सबको पता है वो स्पेस पे हैं कि माइक एसन को बहुत पसंद है। शादाब मुझे भी बहुत पसंद है, शादाब, ये हसन भाई बैठे हैं इनको भी बहुत पसंद है। लेकिन जो बात है एक सिस्टम होना चाहिए, कोई एक पाथवे होना चाहिए कि ऐसे टीम में आना है। यहाँ पे ना कोई सिस्टम है, ना कोई रास्ता है कि टीम में कैसे आना है। शादाब खान पता नहीं कहाँ से आ गए। और आप सिस्टम की बात कर रहे हो यार, अभी आपने देखा होगा शायद, तो साद मसूद ने इवन के डायरेक्टली मोक भी किया है, कि वीडियो लगाई है उसने ना इंस्टा पे भी, कि शादाब को वो आउट कर रहा है प्रैक्टिस मैच में, उसी दिन जिस दिन सिलेक्शन हुई है। तो आप एक यंगस्टर के साथ ऐसा कर रहे हो जो 20 साल का है, 19 साल का है, तो आगे जाके उसके करियर में इसके बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। और जहाँ तक आप वो गाजी गोरी की बात कर रहे थे, आप उसको टेस्ट में चलो किसी तरह फिट कर सकते हो, उसकी गेम है। बट आप उसको एक लॉन्गर वाइड बॉल के फॉर्मेट में कैसे लेके आ रहे हो, समझ से बाहर है। क्योंकि बेशक मैं उसको ना काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, ए के टूर से या जो भी उसने टूर्स किए हैं, मैं उसको काफ़ी अच्छे से देखता हूँ। उसमें वो एबिलिटी अभी नहीं है कि वो बड़ी इनिंग्स खेल सके, बड़ी खेल भी ले, लेकिन उसके अंदर पावर हिटिंग की भी बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रॉपरली कोई अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट 10 ओवर भी सरवाइव कर पाए अभी। तो आप एक प्लेयर को ग्रूम करो, आप डोमेस्टिक खिलाओ उसको, तब लेके आओ। आप अब देख लो, आपने शामिल हुसैन को लाया है एक एक पीएसएल के सीज़न के बाद, अच्छी बात है, उसको ड्रॉप नहीं किया एक बांग्लादेश वाली सीरीज़ के बाद, लेकिन आप इतनी जल्दी प्लेयर्स को ले आते हो, फिर वो परफॉर्म नहीं करते, फिर आप उनको साइड पे कर देते हो। तो प्लेयर्स किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल नहीं भी होते, हम है ना, प्लेयर्स को ही कोसते हैं पाकिस्तान में, तो इसी वजह से जो असली गलतियाँ हैं वो रह जाती हैं। अब हमने देखा होगा 2020 के बाद, स्पेशली मिकी आर्थर के जाने के बाद, 19 के वर्ल्ड कप के बाद, तो हमने देखा होगा कंटिन्यूअसली कोई भी, मेरे ख्याल में कोई कोच या जो भी था, वो 2 या 1 साल से ऊपर नहीं रहा। लेकिन अब कोई बात ही नहीं करता, आप सब प्लेयर्स को कोस रहे होते हैं, एक बंदा हर डिसीजन कर रहा है। वो आपका हेड कोच भी एक तरह से, उसने गिलिस्पी जैसे कोच को इतने, जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो गलती थी ना उनके साथ, उन ना जो इतने हीरे मिले थे, एक तरह से हमारी क्रिकेट को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते थे। गैरी क्रिस्टन हो गया और गिलिस्पी, उनको नहीं छोड़ा इस बंदे ने, तो पाकिस्तान क्रिकेट को क्या ही छोड़ेगा। और 3 साल से, 2-3 साल तो हो ही गए, 2024 में आया था, तो वो बस 2 इंग्लैंड वाले मैचेस वो फैन लगा के बस पिचेस को खड्डे बना के वो जीत गए थे हम, बस वो वही हमें अभी तक पता नहीं कितने 12 मैचेस हरवा चुके हैं। तो ये तो अब इसी तरह होता रहेगा जब तक, क्योंकि आपका जब तक ना इस तरह के बंदे ऊपर बैठे हों, तो आप प्लेयर्स को क्या ही कोसोगे, प्लेयर्स क्या ही डिलीवर करेंगे जब हर तरफ ना अनसर्टेनिटी हो कि आपने अभी नहीं रहना अभी। वही बात है, हम मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान के ना ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में आउटकम्स अच्छे ना आए, तो आप देखोगे प्लेयर्स आगे पीछे हो जाएँगे, फिर 1-2 सीनियर्स प्लेयर्स को निकाल देंगे, लेकिन ये बंदा अपनी जगह पे ही रहेगा। तो हम क्या बोलें इस बंदे को, क्या बात करें इस पर, क्योंकि एट द एंड सब हर मसले की जड़ यही है। यार इस बंदे ने, हसन भाई, टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस करा था, इसने कहा था मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस स्क्वाड की। उसके बाद जब दोबारा से जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद कहता है हाँ मैं लेता हूँ, तो क्या हो गया? इतनी कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं आई, इतनी डिजास्टर्स सिचुएशन तो अब तक नहीं आई, आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मीडिया को कहता है। उसके बाद आपने गिलेस्पी की बात की, गिलेस्पी के अंडर हम ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। और आप अगर उस उन मैचेस की आप हाइलाइट्स देखें, आपने तो लाइव, जिसने लाइव देखा है उन्होंने भी देखा होगा, उसमें मोहम्मद रिजवान की कप्तानी कैसी थी, स्क्वाड सिलेक्शन कैसी थी, प्लेइंग 11 कैसी थी। उसके बाद जब गिलेस्पी गए और आकिब जावेद कोच बन गए, उसके बाद आप देखें पाकिस्तान की वनडे टीम की सिलेक्शन क्या होगी, रिजवान की कप्तानी क्या होगी। रिजवान बिल्कुल ही डल, पीछे खामोश, जैसे कोई आम सा खिलाड़ी है, कोई नया बच्चा है, आके कीपिंग कर रहा है, बिल्कुल खामोश, ना कोई इनपुट आपको नज़र आ रही, ना कोई टैक्टिक्स नज़र आ रहे। वो सारा आपको नज़र आ रहा था कि एक बंदा है, सारा वही सिस्टम सारा वही चला रहा है। आपने बात की कि प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में एग्ज़ैक्टली यही कहा था कि वो लोग जिनकी बातें असर रखती हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, जो जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी बातों से प्रेशर बनता है, वो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, वो उन्होंने अपना-अपना एजेंडा पकड़ा हुआ है, वो कब कोई एक प्लेयर के पीछे, कोई दूसरे प्लेयर के पीछे। अगर कोई सही मतलब सही बंदा हो जिसकी आवाज़ असर रखती हो,
वो स डायरेक्ट उस उनको पता चले जैसे आपने कहा सारे मसलों की जड़ ये है, सबको नज़र आ रहा है, बच्चों को भी नज़र आ रहा है कि सारे मसलों की जड़ ये है। अगर सारे जर्नलिस्ट मीडिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वो सारे एक्स क्रिकेटर्स जिनके भी यूट्यूब चैनल हैं या टीवी पे बैठते हैं, वो सब अगर एक बंदे आकिब जावेद पे अगर वो तनकीद करें और उसकी हाइलाइट करें उसकी जो ये ब्लंडर्स हैं, तो क्या प्रेशर नहीं बनेगा पीसीबी पे? क्या मोहसिन नकवी पे प्रेशर नहीं बनेगा कि सारे इसकी बात कर रहे हैं, तो कोई तो मसला होगा? या इस पे खुद प्रेशर नहीं बनेगा कि सारा यार सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो शायद मेरा ही मसला है, मैं ही रिज़ाइन कर दूँ। लेकिन यहाँ पे जर्नलिस्ट अपने एजेंडा लेके बैठे हैं, एक्स क्रिकेटर्स अपने एजेंडा लेके बैठे हैं, फैन्स अपने फैन वॉर्स, कोई शाहीन के पीछे पड़ा है, कोई बाबर के पीछे पड़ा है, कोई रिज़वान के पीछे पड़ा है। तो ये चीज़ें जब तक एंड नहीं होंगी, जब तक एक ब सब मिलके एक आवाज़ के साथ इस आकिब जावेद को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी इस क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेके आ गया, तब तक ये खुद नहीं जाएगा। इसमें कोई ना शर्म है, ना इसमें गैरत है। वही जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके बाद कहता है नहीं कोई इतना कोई मसला नहीं हुआ, इतनी कोई बुरी सिचुएशन नहीं है हमारी क्रिकेट की। तो इसके अंदर कुछ शर्म बची नहीं है। लास्टली इस पे बात करते हैं कि सलमान अली आगा मोस्ट प्रोबेबली अपॉइंट हो रहे हैं एज़ टेस्ट कैप्टन। मैंने लास्ट में वीडियो में भी कहा था कि बाबर को नहीं बनने देगा ये कप्तान कभी भी और मेबी बाबर खुद भी ना बने अगर उसको ऑफ़र भी होती है। तो वही हुआ, सलमान अली आगा बन रहे हैं कप्तान। अ, हसन भाई क्या बोलेंगे इस पे? यार, मेरा ना सबसे थोड़ा डिफरेंट होगा इस पे ओपिनियन। अब सब लोग कहेंगे या मोस्टली जो लोग होंगे ना 80% इंक्लूडिंग बाबर फैंस भी, वो यही कहते होंगे कि बाबर को नहीं बनना चाहिए इस टीम का कैप्टन। देखो, बाबर पाकिस्तान से खेलता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और एक एज अ क्रिकेट फैन, पाकिस्तान के फैन, एज अ फैन होके बात करूँ तो उसकी कैप्टनसी इन सब से बहुत बेहतर थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत, अब ग्रेम स्मिथ हो गया या जो भी अच्छे-अच्छे कैप्टन गुज़रे, मिसबाह हो गया टेस्ट में, चलो मान लेते हैं कि वो उस लेवल का कैप्टन था। बट वो अभी जो करंट लॉट है या 2019 के बाद जो लॉट थी, उसमें सबसे बेहतर कैप्टन बाबर ही था। अभी भी वही है। अब सलमान अली आगा को बना दोगे, अब वो टी-20 का भी कैप्टन है। अब टी-20 में मेन चीज़ तो यही होती थी ना कि वो फील्ड पे क्या प्लेसमेंट करता था, कैसी टीम को लड़ाता था। चलो उसकी बैटिंग बुरी थी या अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया, वो फॉर्मेट डिफरेंट था उसके लिए। बेशक अपने नंबर पे खेला है, फिर भी डिलीवर नहीं कर पाया तो, लेकिन भाई उसकी कैप्टेंसी तो कैसे लीड कर रहा है टीम को फील्ड में, कैसे शोल्डर डाउन कर देता था अगर थोड़ी-सी मार पड़े। तो वही चीज़ तो टेस्ट में भी होगी भई, वो चीज़ आपको टेस्ट में फिर नज़र आएगी। तो अगर वो चीज़ वापस आपको एक फॉर्मेट में वो डिलीवर नहीं कर पाया, बल्कि बात करने का फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि टी-20 से भी उसको नहीं निकाल रहे हम तो ये भी एक्सपेक्ट कर लो आप, अगर आउटकम्स बुरे आ गए ना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के, तो शायद इसको ओडीआई का कैप्टन भी बना दें। तो हर चीज़ पॉसिबल है पाकिस्तान में भई, जहाँ आपका कैप्टन एक, पहले हम देखते हुए आए हैं कि एक फॉर्मेट में डिलीवर नहीं करता था, बेशक वो अगले 2 फॉर्मेट्स में भी कैप्टन हो या किसी और फॉर्मेट में भी कैप्टन हो, दूसरे फॉर्मेट की बेस पे उसको उस फॉर्मेट से भी निकाल देते होते थे। बट अब सब क्राइटेरियाज़ चेंज हो गए हैं, एक बंदा 3-3 साल से पीछे छुपा हुआ है, कोई उसको पॉइंट पॉइंट आउट नहीं करता। इसी तरह अब कैप्टेंसी पे भी उस तरह बात नहीं होती। तो बात वही है कि हम, मुझे तो नहीं लग रहा कोई इतने अच्छे आउटकम्स दे पाएगा अगर इसको बना भी दिया कैप्टन तो। वैसे प्लेयर तो बहुत अच्छा है लॉन्गर फॉर्मेट्स का, मैं तो काफ़ी शुरू से कहता हूँ इसके बारे में। बस टी-20 ने आके ना इसकी लॉन्गर फॉर्मेट्स की गेम को भी काफ़ी अफ़ेक्ट किया है। वरना सलमान अली आगा, जो पुराना सलमान अली आगा था, वो इस बांग्लादेश सीरीज़ में ना काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता है, और बस लास्ट इनिंग्स में और ढाका की शायद पहली इनिंग्स में अच्छा खेला था। लेकिन वो भी ना एक तरह से एवरेज नॉक्स ही थे, लास्ट वाला अच्छा था। तो बात वही है कि अगर हमारे पास वही पुराना सलमान अली आगा होता जो टी-20 की तरफ ना जाता और ना ही उसको ज़बरदस्ती वो कुछ इंटरव्यूज़ दिलवाए जाते और एक तरह से क्रिकेट पॉलिटिक्स में डाला जाता, लाया जाता, तो वो अभी काफ़ी हमारे लिए ना डिलीवर कर रहा होता। अब देखो क्या बनता है बस, क्योंकि टूर्स तो काफ़ी मुश्किल हैं, वेस्ट इंडीज़ वाला भी और इंग्लैंड वाला भी। मैं तो बस ये बोलूँगा इस पे कि हमसे 20 ओवर की सलमान अली आगा की 20 ओवर की कप्तानी नहीं झेली जाती थी। अब हमें पता नहीं 120 130 ओवर्स की झेलनी पड़ेगी पर टेस्ट मैच। मुझे तो डर है कि वो लेफ्ट हैंडर को देख के न्यू बॉल से ना खुद ही बॉलिंग ना करवाने शुरू कर दे, इंग्लैंड की कंडीशन में या वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में। बिल्कुल, आप हैरान मत होना अगर आपने ऐसा कुछ डिसीज़न देखा सलमान अली आगा का क्योंकि वो ऐसे-ऐसे ब्लंडर वो टी-20 में मारते हैं, टेस्ट में तो फिर आपको
ब बाकायदा सेशन बाय सेशन, प्लेयर बाय प्लेयर आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ती है, पुराने बॉल से कैसे करना है, नए बॉल से कैसे करना है, फिर और नया बॉल आपको कब लेना है, बस रिव्यूज़ को आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत मो टेस्ट क्रिकेट तो एक अलग ही बॉल गेम है। तो और उसके में मोस्टली सलमान अली आगा आप मेरी समझ से देखोगे बाहर है। आप देखोगे करंटली ना आपको ट्रेंड चेंज हो गया है 2020 के बाद। आपको टेस्ट क्रिकेट मोस्टली ना बॉलिंग ही जितवाती है आपको। लेकिन अब हमारी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हम किसको लेके जाएँगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की जैसी पिचेज़ में। हाँ, पहले तो यही होता था कि हमारे बॉलर्स को ना वहाँ बड़ी हेल्प मिलती होती थी। इवन कि फ़हीम अशरफ भी अनप्लेएबल होता था, मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ में। लेकिन अब हमारे पास कौन है ऐसा बॉलर जो ये तो नहीं कर सकते भई 120, 122 वाले। अब्बास का तो बनता है, वो उसने डिलीवर किया है इवन कि बांग्लादेश में भी। बट खुरम भी चलो खुरम को भी ले जाएँगे, उसका भी इंजरी का ही डर रहता है और वो भी थोड़ा एक्यूरेसी उस तरह नहीं उसने दिखाई बांग्लादेश वाली सीरीज़ में। विकेट्स ले रहा था बट जिस तरह का वो बॉलर था पहले वैसा नज़र तो नहीं आया। तो हमारे पास करंटली सिर्फ़ 2 बॉलर्स ही हैं टेस्ट में। अब आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि आप अमाद बट को एज़ अ थर्ड सीमर उन पिचेज़ पे खिलाओगे, क्योंकि और कौन है आपके पास बॉलर? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अब ये देखना होगा कि आगे हम किसको रखते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को साइड पे रखना होता या लेके जाना होता तो बांग्लादेश वाला टूर बेस्ट था। इंस्टेड आप शाहीन को लेके जाओ जो एक तरह से मीडियोकर ही रहा है लॉन्गर फॉर्मेट में काफ़ी अरसे से। तो हम हमारी अपनी गलतियाँ ही हैं। वही बात है कि सर पे एक क्या साँप तो नहीं कह सकता, क्या ही बंदा उसको नाम दे, वो बैठा हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न्स लेता है, उसको पता है प्लेयर्स को गालियाँ पड़ जाएँगी, शान मसूद रिज़ाइन कर देगा, कैप्टेंसी पे ब्लेम आ जाएगा, रिज़वान रिज़ाइन कर देगा, उस पे ब्लेम आ जाएगा। ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं। प्लेयर उसको पता है 1-2 प्लेयर्स सीनियर्स प्लेयर्स हैं टीम में, एक सीरीज़ भी हारे, एक मैच भी हारे, किसी को कुर्बानी का बकरा बना देंगे और जो उसके पसंदीदा हैं, जो उसकी फ्रैंचाइज़ के साथ खेलते हुए आए हैं 2, 3, 5, 6 सालों से, उनका भी जो क्रिटिसिज़्म है वो भी उन सीनियर्स पे डाल देंगे जो जो सबसे आसान हदफ होते हैं और फिर हमारी क्रिकेट उसी जगह खड़ी रहेगी। अभी हम मुझे डर लग रहा है अब कहीं 8वें 9वें पे ना आ जाएँ हम ओडीआईज़ और टी20 टी20s में भी। तो अब देखो क्या करते हैं। बिल्कुल, ये उसी का इंतज़ार कर रहा है कि हम जो वो दौर आए कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वालीफायर खेल रहे हों या हम टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई ना करें। तो वो दौर रह गया, बाकी ये तो नहीं मान रहा कि ये डिज़ास्टर सिचुएशन है। बात आपने सही की है कि आगे टफ टूअर्स हैं दोनों। वेस्ट इंडीज़ में भी ड्यूक की बॉल यूज़ होती है, वहाँ भी फ़ास्ट बॉलर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर यही यही इनको ही लेके गए तो फिर वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। और नहीं, आप बेंच पे यार किसको ट्राई करते हैं? एक और बात भी देखो ना, माइंडसेट का बहुत डिफरेंस है। चलो होम एडवांटेज हर टीम लेती है, बट यार आप होम एडवांटेज उस सेंस में लो जैसे बांग्लादेश ले रहा है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बाहर के टूर्स के लिए भी। जैसे इंग्लैंड का फॉर एग्जांपल हमारा टूर है या वेस्ट इंडीज़ का टूर है, हम ऐसी एक पिच प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप डोमेस्टिक में देखो, एबटाबाद में तो चलो मैच पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ पर ऐसी पिच होती है कि कभी-कभी आपकी ना टीम्स अंडर 100 आउट हो रही होती हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी, जहाँ पर आपके 600-600 रन्स बन रहे होते हैं नॉर्मल मैचेज़ में। वहाँ पर या रावलपिंडी में शोएब अख्तर स्टेडियम में आपकी ना टीम्स अंडर 150, 100 और वो सब पेसर्स ले रहे होते हैं विकेट। तो पाकिस्तान में भी पिचेस बन सकती हैं। आप अपनी टीम को प्रिपेयर करो बाहर के टूर्स के लिए। आप डस्ट पिचेस भी बनाओ, फैन वाली पिचेस भी बनाओ, एक मैच में बना लो, एक में आप दूसरी पिच बना लो। तो आप ये बैलेंस लेके आओ, आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। अब बहुत क्रिकेट चेंज हो चुकी है। ये अभी भी ना वो 90s वाले मैं ये भी नहीं कह सकता कि 90s की तरह सोचते हैं, क्योंकि वो इनसे बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते थे। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है, क्योंकि पीछे वाले लोग तो अच्छा खेलते थे। अब किधर जा रही है कुछ नहीं कह सकते। अब हर मसले का जड़ मैं तो एक ही बंदे को समझता हूँ। एक ही बंदा तो नहीं है, कुछ और भी हैं, लेकिन मेन मसला उनका हम वही है नाम नहीं कि ले सकते और जो है, उनका नाम ले नहीं हाँ, सकते सही बात है। अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो इनका भी लेते हुए डर लगता है यार, ये जैसे इवन कि इन्होंने तो बस छोड़ो, अभी बोलने का फ़ायदा नहीं है। खैर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको ख़त्म करते हैं। आगे आगे आपको इस तरह के और भी सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे, आगे बहुत कुछ आ रहा है। जैसे हसन भाई ने कहा 2 टूर्स आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के, उसमें देखेंगे क्या गुल खिलाते हैं। और एक और चीज़ जो अब आने वाली है वो ये कि हम पिचेस कैसी तैयार करते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए।
तो यही ब्लंडर्स के साथ और देखते हैं कब तक आकिब जावेद साहब हमारे हमारे दिमागों के साथ खेलते हैं और कब हमारी इनसे जान छूटती है। मैं आपसे आपकी दोबारा बात मुलाकात होगी अगली वीडियो में। एक आखिरी तब एंड में बात करने जा रहा हूँ जी, जी। बंद करने से पहले आप देख लेना कि हमारी ना बहुत कोशिश होगी कि हम थोड़ा ना स्पिनिंग साइड पे स्लो ट्रैक बनाएं, स्पेशली पिंडी और लाहौर में बन भी जाएगा इनसे। तो ये वही करेंगे, वो श्रीलंका जैसा ट्रैक नहीं बनाएंगे जो श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज हुई थी जहाँ पर हैवी रन हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही ना वो डरने वाला है। हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे कि हम भी 360 प्लस रन बनाएं। बेशक अगली टीम बना भी जाए, बट हमने प्रिपरेशन नहीं करनी है अगला जो वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये नहीं होगा कि आप 200 पे अपनी मर्जी की पिचेस बना के वहाँ रोक रहे हो, कि वहाँ टीम्स बहुत आगे चली गई हैं, वहाँ 350 प्लस रन बनते हुए आपको बहुत नजर आएंगे वर्ल्ड कप में। तो उसकी प्रिपरेशन हमने नहीं करनी, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमने बस ना वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में बुला के ना T20 सीरीज जीती थी, वाह वाह हो गई थी बहुत ज़्यादा वो, और फिर हमने देख लिया था वर्ल्ड कप में हमने क्या किया था। तो हम सीखते नहीं है और हम अभी भी नहीं सीखेंगे। चलो थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो चलो अल्लाह हाफ़िज़। चलें आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।